Vikas, what do you think? What will shape the future of Indian global economy? पहले भी हमारे पास बहुत सारे टफ सिचुएशन आए हैं विकास, इसका वॉर का इम्पैक्ट बिग बिजनेस पे ज्यादा है, स्मॉल बिजनेस पे ज्यादा है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वर्किंग पीपल? एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन को हम नहीं फॉरगेट कर सकते। एमएसएमई का बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया काफी आजकल है ट्रेंडिंग। आपके अकॉर्डिंग इज इंडिया प्रिपेयर्ड इनफ टू बिकम द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस? विकास, आपके अकॉर्डिंग इस समय एज पर द करंट सिचुएशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज और सबसे बड़ी थ्रेट बिजनेसमैन और एमएसएमईज के पास क्या है? बिजनेसमैन एमएसएमई के पास सबसे बड़ा जो थ्रेट है, विकास, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल शेप द फ्यूचर ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी? आजकल हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से कनेक्टेड हो, ये सबके लिए एक सिचुएशन टफ सिचुएशन है। पहले भी हमारे पास बहुत सारे टफ सिचुएशन आए हैं। इट्स ये वाला पहले टाइम नहीं है। पहले जब हमारा यूक्रेन और रसिया वार हुआ था, उसके बाद अभी भी इजराइल, ईरान और अमेरिका से जो वॉर चल रहे हैं, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेज इन्फ्लेट हुए हैं, उसकी वजह से हर एक बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हुआ है। अभी हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हुए हैं। उसके वजह से चूँकि पेट्रोल डीजल प्राइसेस का केवल सिंगल इम्पेक्ट नहीं होता है, उसकी वजह से मल्टीपल इम्पेक्ट होते हैं। हर एक चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उस तो इसको सबको इम्पेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट्स को, हर एक बिजनेसमैन को मतलब एग्रेसिवली रहना चाहिए, उस पर पैनिक नहीं होना चाहिए। और आरबीआई को भी बहुत सारे स्टेप सजेस्ट किए गए हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जैसे रेपो रेट को रिड्यूस न करे। इस तरह से बहुत सारे इम्पेक्ट हो रहे हैं और इससे हम जल्दी बाहर आ जाएंगे। होपफुली वी ऑल वांट कि इससे हम जल्दी बाहर आए, बिल्कुल। एंड दैट इज एक्चुअली द आस्क फॉर टुडे। यस। विकास, इसका वॉर का इम्पैक्ट बिग बिजनेस पे ज्यादा है, स्मॉल बिजनेस पे ज्यादा है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन वर्किंग पीपल, लाइक द वंस हु आर एम्प्लॉयड टू ऑर्गेनाइजेशंस? ये हमारे सारे सेगमेंट को टच करता है, ऐसा नहीं कर सकते। बट आजकल जो इंडियन इकोनॉमी डिपेंड है कंप्लीट, जब एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन को हम नहीं फॉरगेट कर सकते। एमएसएमई का बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% एमएसएमई हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तो हम ये कह सकते हैं कि एमएसएमई का सिचुएशन बेटर हो रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी बेटर हो रही है। तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इतना ह्यूज है। और इसमें मल्टीपल फैक्टर और हैं, जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि केवल एम्प्लॉई को इम्पेक्ट करेगा, बड़े बिजनेस को इम्पेक्ट तो सबको है, लेकिन सब बाहर इससे जल्द जल्द बहुत जल्द से जल्द आ जाएंगे। पहले भी सिचुएशन हुई है, इट्स नॉट ए फर्स्ट टाइम। सो ये चीज़ है, इससे हम ऑप्ट आउट हो जाएंगे बहुत जल्दी। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया काफी आजकल है ट्रेंडिंग। आपके अकॉर्डिंग इज इंडिया प्रिपेयर्ड इनफ टू बिकम द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस? मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो हमारा आइडियल इकोनॉमिक और आज का करंट इकोनॉमिक का जो गैप है, वो बहुत कम है कंपेरेटिवली। पहले ऐसे सिचुएशन में हम कभी नहीं थे। हम बिल्कुल अच्छे सिचुएशन में हैं, बट स्टिल देयर इज ए गैप विच नीड टू फिल। तो एस हम बहुत अच्छा किया है हमने पहले, और इस ऐसे सिचुएशन में, इतने बेटर सिचुएशन में कभी नहीं रहे हैं। बट ये है कि अब थोड़ा सा जो गैप है उसको भी हम जल्दी फुलफिल कर लेंगे। डेफिनेटली। विकास, आपके अकॉर्डिंग इस समय एज पर द करंट सिचुएशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज और सबसे बड़ी थ्रेट बिजनेसमैन और एमएसएमईज के पास क्या है? बिजनेसमैन एमएसएमई के पास सबसे बड़ा जो थ्रेट है, ये रॉ मटेरियल का जो प्राइस इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है उनके ग्रोथ में। तो उसको उनको कंट्रोल करना होगा, उसको एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत है। अभी क्या है कि जो कोई भी एक इम्पैक्ट हो रहा है प्राइस पे, वो मल्टी इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया इन फ्यूचर के लिए, जो कि हमें 1 ईयर तक वो करेंगे, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, उससे हमारी सारी ग्रोथ, सारी स्ट्रेटजी डिस्टर्ब हो जा रही है। तो हमें प्राइस कंट्रोल इंश्योरेंस वगैरह के पीछे जाना चाहिए, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को हम प्रॉपर एसेस कर पाए।
और इसकी वजह से हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है, वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी प्रोजेक्शन जो प्रॉफिट की है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको हमें थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू अदर मैकेनिज्म, थ्रू प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के इसको हम कर्व कर सकते हैं। लेमैन लैंग्वेज में एमएसएमई क्या है, प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप? एमएसएमई लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो एमएसएमई क्या है, जैसे हम एक तो कॉर्पोरेट मॉडल होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का नाम सुनते हैं इन्होंने किया। एमएस लेमन लैंग्वेज में बात करें, मैं एक प्रोप्राइटर हूँ, मैं एक बंदा हूँ, मेरे को कोई बिजनेस करना है, कोई धंधा करना है, उस पर मैं सोच रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, वो सारे एसएमई की कैटेगरी में आते हैं। पहली बार जैसे आप चाहे इंडिविजुअल हो चाहे स्मॉल कॉर्पोरेट हो, सारे एसएमई कैटेगरी में आते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बट ये अदर देन जो रिकॉग्नाइज कॉर्पोरेट है, अदर उसके अलावा सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू विकास। एआई काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ है आजकल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग जॉब्स ऑल्सो। देर आर बिग एम्प्लॉयर्स, दोज आर लेइंग ऑफ पीपल। तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई ऑन पीपल्स जॉब एंड आवर फाइनेंशियल इंडस्ट्री करंटली, एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आवर नेशन? देखिए आजकल कहा जा रहा है कि एआई ऐसा ऐसा आ रहा है, एआई हमारी चीज़ों को ऐसा कर देगा, फ्यूचरिस्टिक है, बट ऐसा नहीं है। ऑलरेडी एआई हमारे सराउंडिंग में एंटर हो चुका है। हम आप एवरीवन बहुत सारे चीज़ों में एआई यूज कर रहे हैं और बहुत बेटर कर रहे हैं, और उससे हमें सीखने की ज़रूरत है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, फियर फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग फाइनेंस हो, एवरीवन, आपका प्रोफेशन हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, जब कंप्यूटर आया था तो सबको एक फियर फैक्टर में था कि अब कंप्यूटर आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सबने फेस किया, उसको सीखा, और सारे काम कंपेरेटिवली ईजी होने लगे, एक्यूरेट होने लगे। तो एआई भी ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग में एंटर हो चुका है हर एक प्रोफेशन में। तो हमें एआई से फियर नहीं, एआई को अडॉप्ट करना है, और एआई को अडॉप्ट करते हुए अपने काम को इम्प्रूव करना है। डेफिनेटली आई थिंक एआई को अगर राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली, बिकॉज टाइम इज अ मनी, और टाइम को हम इतना टाइम सेविंग हो रहा है हमारा, जो काम एक महीने में हम कर सकते थे वो एक दो दिन में कर रहे हैं। तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, वी कैन डू अ लॉट ऑफ अचीवमेंट थ्रू द हेल्प ऑफ द एआई। And in all industries it is Absolutely, not impacting. in the finance accounts, in the banking industry, in even in manufacturing industry, every industry is correlated with the AI. Vikas ji, what is the future of taxation and regulation on business going forward? The government is planning to take every step. Government is already taking every steps easy of doing business, and already they have simplified all the taxations and every the obstacle law, जो लॉ जो बिजनेस को रोक रहे थे, बहुत सारे लॉ को एलिमिनेट किया गया गवर्नमेंट को अंदर। बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम निकाली गई है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट कर रही है। दैट्स वाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमएसएमई इज ग्रोइंग डे बाय डे इन इंडियन इकोनॉमी। So the every contribution is taken by the government for the MSME is contributing towards the country, and if MSME is growing, the India is growing. मोदी जी ने हाल ही में गोल्ड लेने से मना किया है। आप लोगों को इसका डिटेल रीजन समझाना चाहेंगे? गोल्ड लेने के रोकने का मेन रीजन क्या है कि अभी हमारा जो सिचुएशन है उस पे मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। गोल्ड इंपोर्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा है, और गोल्ड ऐसा चीज़ है जिसका अगर रिटर्न देखें तो आपको डायरेक्ट रिटर्न नहीं दिखता है, और इकोनॉमिक में गोल्ड मूवमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। क्योंकि गोल्ड क्या होता है, आप लेके रखते हैं, उसको पहनते हैं, मतलब कोई वैसा चीज़ नहीं है जिससे इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आप गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड हमारे यहाँ नहीं बनता, सबसे बड़ी बात है। एक आध 2% अगर मान लें, अगर 100% 100 रुपये गोल्ड है अगर आपके पास, तो 98 रुपये आपने बाई किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है बाई मीन्स। तो गोल्ड, तो एक तो आपकी फॉरेन करेंसी डिस्टर्बेंस हो रही है, आप अपना करेंसी दे रहे हैं, तो इसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस हो रही है। और
गोल्ड कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो कंसिडरिंग द वेरियस वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को गोल्ड का डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, गोल्ड मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है आपके जीडीपी में। Definitely, then that is a very good answer. Thank you. सिल्वर लेना चाहिए आजकल लोगों को? What do you think? What is your opinion on this? एब्सोल्युटली आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि भाई सिल्वर नहीं लेना चाहिए। रिटर्न जो है कंपेरेटिवली सिल्वर का भी बेटर है। What about real estate? As per the current global situation, since it is not very good, should people invest in real estate? गोल्ड के बाद हम बात करें तो हमारा रियल इस्टेट पे सभी इंडियन का इमोशनल टच भी होता है गोल्ड के बाद। और रियल इस्टेट पीछे कभी थोड़ा सा परेशान किया होगा, बट 2013 23 24 में आप देखेंगे कि रियल इस्टेट में काफ़ी बूम आया और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला एज ए इन्वेस्टर को भी, और रियल इस्टेट काफ़ी बूमिंग रहा। तो रियल इस्टेट में जाने के लिए सबको प्रमोट किया जाना चाहिए और सबको जाना चाहिए। रियल इस्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा है, मतलब हर हर तरह से अच्छा है। रियल इस्टेट आप लिक्विडिटी थोड़ा सा रिस्क रहता है कभी कभी, बट रियल इस्टेट हमेशा बेटर रिटर्न देता है आपको। और गोल्ड और एवरीथिंग आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यू कैंट मैन्युफैक्चर द लैंड। सो लैंड रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, आप बना नहीं सकते उसको, तो इसलिए वो रियल इस्टेट का फ्यूचर बेटर है। आगे आने वाले 10 सालों में बहुत अच्छा फ्यूचर है रियल इस्टेट का। थैंक यू विकास। विकास, आने वाले टाइम में आपके अकॉर्डिंग कौन सी इंडस्ट्री और कौन से सेक्टर में बिजनेस थोड़ा एक अच्छा बूम देगा? Especially with AI coming also, a lot of people are in fear with their jobs, and a lot of people, me myself being from IT background, I've seen people quitting their jobs and entering into businesses. So for this category of people, what do you think आगे आने वाले टाइम में which sector will be very beneficial for us? तो आगे आने वाले 10 सालों की बात करें तो जो मेजर इंडस्ट्री है डिजिटल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बहुत एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस, सब चीज़ इसी पर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। रिन्यूएबल एनर्जी में सब कोई आना चाह रहा है, सबको आना चाह रहा है, गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दैट, क्योंकि बाकी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने वाली है 10 सालों में, इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाने वाली है। रियल इस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, करेगा आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये सब जो इंडस्ट्री हैं बहुत अच्छा करने वाली है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। सरल शब्दों में करंट बिजनेसमैन को कल के लिए कैसे तैयार रहना है? देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर, वी नेवर नो, पीपल हैव द फेयर कि क्या हो जाए। बिजनेसमैन को हमेशा अपना मतलब लिक्विड रिस्क बियर करके चलना है फ्यूचर आने वालों में, कि हमारे पास प्रॉपर कॉर्पस रहे हमारे पास, फ्यूचर में कोई चैलेंज आती है तो टेक्नोलॉजी से अडॉप्शन जितना ज़्यादा रहे, एआई को इंटीग्रेट करें बिजनेस में, ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो आपका टाइम बचाती है और आप बिजनेस पे बहुत अच्छा फोकस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए तैयार अपना फ्यूचर कैश फ्लो मेंटेन करके रखना है, कि कभी भी अब के लो कोई कैश फ्लो में डिस्टर्बेंस हो तो उसको हम कंप्लीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। हमारे व्यूअर्स अगर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, हाउ कैन दे कनेक्ट? मैं बहुत हैप्पी फील करूँगा कनेक्ट करने के लिए, किसी कन्वर्सेशन के लिए। कोई स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस ओनर, कोई भी किसी चीज़ पे कोई क्लैरिटी लेना चाहता है तो भी मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। माय नंबर इज़ 9555729997। विकास जी, किसी को अगर हमारी कंट्री में न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, देर इज अ लॉट ऑफ फेयर, पीपल स्टिल कंसिडर जॉब्स एज मोर सेफ, देर आर अ लॉट ऑफ वाइट कॉलर जॉब्स दैट पीपल आर इनटू, बट हाउ टू रिड्यूस दैट फेयर? कैसे किया जाए ये स्टार्ट? इंडिया में क्या है कि जैसे ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस में कॉम्प्लिकेसी थी, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में आई, बहुत सारी सिंप्लीफाई करी प्रोसीजर को, लेकिन कॉमन मैन तक कहीं ना कहीं हमारी मतलब गवर्नमेंट उतनी रिच नहीं कर पाती है, तो लोगों में फियर फैक्टर रहता है कि हम बिजनेस करना हो तो कैसे करें, एवरीवन आर डूइंग द बिजनेस इन अ ट्रेडिशनल वे। वो एक अपने पैरामीटर में, गवर्नमेंट के पैरामीटर में
आना नहीं चाहते हैं, उनको फ़ियर होता है हमको ये टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे नोटिस ही जाएँगे। बट मैं बता दूँ कि आजकल एक सिंपल इंसान सिंपल बिज़नेस कर रहा है, वो ईज़िली अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके अपना कनेक्ट हो सकता है बिज़नेस से। उसके बाद से और इस सेक्टर में आने के लिए जब आप स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो जाते हो, तो उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप आप प्रॉपरली बिज़नेस करते हो, बैंकिंग अपना सही रखते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है कि वो कोई भी बिज़नेस बिज़नेस करना स्टार्ट करता है, सीखता है धीरे-धीरे। जब वो बिज़नेस लर्न कर जाता है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फंड की होती है। क्योंकि बिना फंड का उस एक समय ऐसा आता है कि बिज़नेस तो सीख गया उसने, बढ़िया इफ ही इज़ डूइंग द बिज़नेस वेरी वेल, द माइनर थिंग्स ही माइक्रो थिंग्स ही अंडरस्टैंड वेरी वेल। बट ड्यू टू द फंड क्राइसिस ही कांट नॉट एबल टू ग्रो हिज बिजनेस। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर बैंकिंग चैनल से प्रॉपरली जुड़ जाता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है, गवर्नमेंट के मतलब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ जाता है वो, तो बैंक की बहुत सारी स्कीम होती है ना, जिससे फंड मिल सकता है। बैंक आजकल 8% से लेके 11-12% तक फंड देता है और बिजनेसमैन उससे 50-60% पर एनम जनरेट कर सकता है। ये बिजनेसमैन समझ नहीं पाता समय से, जब समझता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। और गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोशन निकालती है, सीजीटी एमएसएमई स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है। तो इस तरह से इतने स्कीम्स गवर्नमेंट देती है एमएसएमई के लिए, हर सेक्टर वाइज हर क्लास वाइज गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट हैं एक एक इंडस्ट्री को। अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट इतना बेनिफिट दे रही है, सोलर इंडस्ट्री में कितना बेनिफिट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के बेनिफिट को आदमी लेना चाहता है, तो एक बार उसको कनेक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा और अपनी बैंकिंग सही करनी पड़ेगी, प्रॉपर बुक्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद से डायरेक्ट बहुत अच्छा बेनिफिट होता है बिजनेसमैन को। तो वो और इतना ईजी आप डूइंग बिजनेस है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना सो सिंपल है ना। आपको कुछ क्रेडिट स्पेसिफिक क्रेडिट टेक्निकली की बात नहीं कर रहा हूँ, आप छोटे बिजनेसमैन हैं, तो आप इमिडिएटली विद इन हाफ एन आवर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। तो ये सारे इजी आप बिजनेस डूइंग का एक बेसिक चीज़ है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया। आगे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ द क्लासेस कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको सेटअप करना पड़ेगा। आपको अगर पब्लिक से कनेक्टेड होना है, कॉर्पोरेट से कनेक्टेड होना है, तो क्या बिजनेस होगा, तो फिर आपके पास आप चाहे प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश पार्टनरशिप में कर सकते हैं, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और सारे ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। एमएसएमई जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो सबको अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर वे में लेके आना चाहिए, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलना है। Thank you, Vikas. That was a very good answer to my question. Thank you for being on our show. आप हमारे व्यूअर्स को आज के जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें उसके लिए कुछ भी टिप्स देना चाहेंगे? जो ग्लोबल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं बार-बार बोलता हूँ कि इससे पहले भी इश्यूज़ आए हैं और हम उससे निकल चुके हैं। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करें, अपना लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करें कि हाँ जी, क्राइसिस अनफॉर्चुनेटली कोई दिक्कत भी होती है, तो हमारा लिक्विड रेशियो मेंटेन करें, हाई रिस्क को अवॉइड करें और अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ। आप ही ने बिज़नेस किया है, पहले भी सिचुएशन आया हुआ है खराब से खराब और अभी भी आप ही करेंगे। तो आप ऐसा हौसला बना के रखिए, अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखिए और उस पे कॉन्फिडेंट रहिए कि आगे भी इस टेम्पररी सिचुएशन है, मतलब इससे बाहर निकल जाएंगे हम जल्दी। और अपने पास्ट रिकॉर्ड को देखिए कि आपने बहुत अच्छा किया है, आगे भी अच्छा होगा।